हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट पे होने वाला है। इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के इस लेक्चर में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के बेसिक्स देखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्यों हम लोगों को पढ़ाया जाता है, ये सब्जेक्ट का क्या रोल है हमारी इंजीनियरिंग में, और शीट किस तरह से ड्रॉ की जाती है, टाइप्स ऑफ लाइंस कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के मेथड होते हैं जिसके थ्रू इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई जाती है, किस तरह से हम लोग जो है अपनी शीट तैयार करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। ओके, ये स्टूडेंट जो बुक फॉलो की जाती है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, जो सबसे पॉपुलर बुक है वो है एनडी भट्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो कि लगभग इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में फॉलो की जाती है। ये बुक का फ्रंट पेज है, इसे आप देख लें। ड्राइंग डिस्क्राइब एनी ऑब्जेक्ट इंफॉर्मेशन डायग्रामेटिकली। तो किसी भी चीज को, जैसे कि कोई पेड़ है, कोई शेर है, सूरज है, पहाड़ है, इसे हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग की मदद से डिस्क्राइब करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। तो हम लोग जो है उसे ड्राइंग कहते हैं ना। डायग्रामेटिकली अगर उसे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे तो उसे ड्राइंग कहा जाएगा। और लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, तो ग्राफिकल मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टेक्निकल डिटेल विदाउट द बैरियर ऑफ अ लैंग्वेज। जैसा कि आप जानते होंगे कि जर्मनी के इंजीनियर्स जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं और उसी में उनकी पढ़ाई भी होती है। उसी तरह से चाइना में चाइनीज चलता है। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें किसी भी तरह का लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, जिस तरह से ड्राइंग में कोई लैंग्वेज का बैरियर होता नहीं है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग को इंजीनियर्स का लैंग्वेज भी कहा जाता है। हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, या यहां पे लिखा भी है यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ओके, अब आप ये एक ड्राइंग देख पा रहे होंगे, है ना। यहां पे ये ड्राइंग देख के आप क्या समझ पा रहे हैं, तो यहां पे ये ड्राइंग देख के आप समझ पा रहे हैं कि ये एक सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ओके, और ड्राइंग में दिखाता हूं आपको। अब जैसे इसकी ड्राइंग या स्केच आप देख के क्या समझ पा रहे हैं, तो ये एक लार्जेस्ट पैसेंजर जेट प्लेन है, जिसमें कि कैपेसिटी जो पैसेंजर्स की होगी वो 550 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है। ये हम लोग इसकी फिगर, इमेज या ड्राइंग देख के समझ पाएंगे। ओके, नेक्स्ट। It would just be impossible to communicate all necessary detail about the LCA। LCA जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट था, उसके बारे में, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ना। और ये एयरबस A380 जो कि पैसेंजर एयरक्राफ्ट था, वर्बली और इन राइटिंग, इन दोनों के ही बारे में हम लोग बोल करके या लिख करके सारी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए इसका पिक्चर या ड्राइंग अगर हम देख लेते हैं तो हमें जो थाउजेंड्स ऑफ वर्ड है उसके बदले बस एक पिक्चर या ड्राइंग जो है वो सफिशियंट होगा। द LCA एयरबस A380 would be impossible to create without computer graphics and drawing models. Drawings are the roadmap which show how to manufacture product and structure। क्या बोल रहा है कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है या ड्राइंग मॉडल्स है, उसकी मदद से जो है एयरबस A380 या LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को बनाना पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक रोड मैप तैयार करता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ये एक रोड मैप तैयार करता है। आप अपने सीनियर्स को, अपने बॉस को जब तक कोई एक ड्राइंग दिखाएंगे नहीं, तो उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम कैसे आप बता पाएंगे कि हमें क्या बनाना है। ओके, कौन सा प्रोडक्ट हमें मैन्युफैक्चर करना है। अब ये फिगर आप देख पा रहे होंगे, एक बिल्डिंग का फिगर है। इसके भी डिटेल्स
जो है लिख करके या वर्बली बोल करके बताना इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप बुर्ज खलीफा को देख लें, तो अगर आपको मैं बताऊं, आपने कभी बुर्ज खलीफा पिक्चर में कभी देखा नहीं, इमेजेस में कभी देखा नहीं है, और मैं आपको बोलूं बुर्ज खलीफा जो है वो बहुत लंबा है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बहुत सुंदर है, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा। लेकिन मैं क्लासरूम में अगर ये बात बोलता हूं तो हर बच्चे के दिमाग में अपने अपने हिसाब से, उसकी अपनी समझ, उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक इमेज क्रिएट होगा। लेकिन अगर मैं बुर्ज खलीफा का आपको इमेज दिखा दूं, पिक्चर दिखा दूं, ड्राइंग दिखा दूं, तो आप सब जो है समझ जाएंगे कि अच्छा बुर्ज खलीफा जो है वो ऐसा दिखता है। लेकिन बोलने पे क्या होगा, बोलने पे हर इंसान के दिमाग में एक अपना इमेज तैयार हो जाएगा। ओके, ये लेथ मशीन है, आप लोगों ने वर्कशॉप में इसे देखा होगा, तो इसे भी हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसे डिफिकल्ट होगा डिस्क्राइब करना लिख करके या फिर बोल करके। अगर हम लोग, आपने जब एग्जाम दिया होगा तो एग्जाम में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे जिसमें आपको डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला जाता होगा। तो डायग्राम ड्रॉ करने से आपको नंबर्स भी अच्छे मिलते होंगे, क्योंकि डायग्राम ड्रॉ करके आप एग्जामिनर को बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। ये एक केमिकल रिएक्टर है, इसका भी जो है यहाँ पे एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की फिगर बनाई गई है, जिसे देख के कोई भी इंजीनियर समझ सकता है कि ये केमिकल रिएक्टर किस यूज के लिए जो है इसका ये किया जा रहा है, काम के लिए इसका यूज किया जा रहा है, और इसके डायमेंशंस क्या है, ये फिक्स्ड है या इसको मूवेबल है, ये इसको मूव किया जा सकता है। ये सारी चीजें जो है इसका जो ड्राइंग होगा वो देख के समझ में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एक जितने भी स्विचेस होंगे यहाँ पे, कैपेसिटर, रेसिस्टर, है ना, एंड गेट, नॉट गेट। आप लोगों ने अगर इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स जो है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो आपको जो है समझ में आ रहा होगा ये सर्किट, एंड गेट, नॉट गेट क्या होता है। ओके, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि ड्राइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, है ना। जैसा कि हम लोग ने देखा, एक बिल्डिंग का इमेज देखा तो सिविल इंजीनियरिंग के लिए, उसके बाद हम लोगों ने एक सर्किट बोर्ड देखा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, उसके बाद हम लोगों ने लेथ मशीन देखा जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है, और इसी तरह के सर्किट बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस ब्रांच के भी बच्चों को देखने होते हैं। ओके, उन पे काम करना होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग ए ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन ऑल इंफॉर्मेशंस। अब उसमें कौन कौन से इंफॉर्मेशन होंगे, उसका एक्चुअल शेप, एक्यूरेट साइज, मैन्युफैक्चरिंग मेथड, किस तरह से उसे बनाया जाएगा, रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। नो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट इज पॉसिबल विदाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग की मदद के बिना हम किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। व्हाट विल यू लर्न इन दिस कोर्स। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोगों को क्या क्या सीखने को मिलता है, तो यू विल लर्न हाउ इंडस्ट्री कम्युनिकेट टेक्निकल इंफॉर्मेशन। टेक्निकल इंफॉर्मेशन जो है एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर को किस तरह से देता है, कम्युनिकेट करता है, ये हम लोग सीखेंगे इस सब्जेक्ट में। विजुअलाइजेशन, द एबिलिटी टू मेंटली कंट्रोल विजुअल इंफॉर्मेशन। दैट्स मीन्स कि कोई चीज हमने देख ली है, अब उसे हमें किसी दूसरे को जो है उस इंफॉर्मेशन को डिलीवर करना है, तो हम ये सब्जेक्ट पढ़ के विजुअली इंफॉर्मेशन जो है डिलीवर कर पाएंगे किसी दूसरे को। ग्राफिक्स थ्योरी, ज्योमेट्री एंड प्रोजेक्शन टेक्निक्स, इसमें हम लोग सीखेंगे। स्टैंडर्ड्स, तो ड्राइंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, BIS स्टैंडर्ड्स, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स कुछ होते हैं, सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न हाउ पार्ट आर मेड एंड टेक्निकल ड्राइंग आर रिप्रेजेंटेड। फिर कन्वेंशंस में हम लोग देखते हैं कि किसी भी ड्राइंग को किस तरह से जो है प्रेजेंट किया जाता है। कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट है, जिस तरह से ड्राइंग बनाने की जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, वो जो वर्ल्ड में एक्सेप्ट है, उसे हम लोग कन्वेंशन मेथड कहते हैं। ठीक है। टूल्स, कौन कौन से इंजीनियरिंग ड्राइंग में टूल यूज किए जाते हैं,
डिवाइस यूज टू क्रिएट टेक्निकल ड्राइंग एंड मॉडल्स। फिर एप्लीकेशंस, द वेरियस यूजेस ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स। एप्लीकेशंस इसके क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के जो है एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। ऊपर में भी हम लोगों ने जो फिगर्स वगैरह देखे थे उसमें भी हमें एप्लीकेशन समझ में आ रहे थे कि उनका किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैन्युफैक्चरिंग होगा वो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना पॉसिबल नहीं है। और हम आगे भी और एप्लीकेशंस देखेंगे इसके। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आर्टिस्टिक ड्राइंग विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एस्थेटिक, फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, है ना। अब ये आर्टिस्टिक ड्राइंग क्या है, तो आर्टिस्टिक ड्राइंग जो है वो फ्री हैंड ड्राइंग होता है जो कि आर्टिस्ट बनाते हैं। उसमें वो लोग ये चीज देखते हैं कि कोई भी जो ड्राइंग बनाई जा रही है वो सुंदर लगे, एस्थेटिक, दैट्स मीन्स कि इसका मतलब है सुंदर दिखने से, ओके, जो कि गुड फील कराए हमारी आंखों को, उसे एस्थेटिक कहते हैं। फिलोसफिकल मतलब एक तरह का मैसेज हो, है ना, और कोई भी आइडिया जो है उसको बहुत ही शॉर्ट वे में देता हो। तो लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग जो है डायमेंशंस, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये सारी चीजें देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग को दो पार्ट में बांटा गया है, एक होता है मैनुअल ड्राइंग और एक होता है कैड। कैड का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राइंग, ओके। तो मैनुअल ड्राइंग में जो हम लोग शीट होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट होती है, उस पे जो चीजें हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा मैनुअल ड्राइंग के इसमें आता है, ब्रांच में आता है। और कैड में हम लोग कंप्यूटर की मदद से, आजकल क्या हो गया है कि कंप्यूटर का यूज इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ज्यादा होने लगा है। कंप्यूटर का यूज क्यों होने लगा है, कैड का फायदा क्या है, तो कैड का फायदा ये है कि जैसे पहले जो ड्राइंग की शीट्स होती थी उस पर कुछ भी ड्रॉ कर दिया जाता था, उसके बाद उसमें चेंजेस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता था, एडिट करना पॉसिबल ना के बराबर होता था। अगर हम लोग अपने सीनियर को दिखाते हैं हमारी ड्राइंग और उन्हें उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो फिर वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता था। लेकिन कंप्यूटर की मदद से हम अपने ड्राइंग को बहुत आसानी से उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इस वजह से कैड जो है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राइंग, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। टाइम जो है दोनों में ही काफी मेहनत लगती है, दोनों ही तरह के ड्राइंग्स को बनाने में, लेकिन कैड में एडिटिंग आसान होती है, ओके। और हम लोग अपनी ड्राइंग्स को जो है, जैसे ऑटोकैड सॉफ्टवेयर है, कटिया है, प्रोवी है, इन सब की मदद से हम अपने ड्राइंग्स को 360 डिग्री में रोटेट कर भी देख सकते हैं। जो हिडन सेक्शंस होते हैं वो भी हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं, कलर्स वगैरह भी चेंज करके आसानी से देख सकते हैं। ये सब वजह से जो है कैड काफी पॉपुलर हो गया है आज के टाइम में। कंप्यूटर हैज ए मेजर इम्पैक्ट ऑन द मेथड्स यूज्ड टू डिजाइन एंड क्रिएट टेक्निकल ड्राइंग्स। डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑन कंप्यूटर आर चीप एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। चीप किस हिसाब से है, तो जो हमारी ड्राइंग शीट्स वगैरह है वो खराब नहीं होगी एडिटिंग के दौरान, जो कि हो जाता है जब हम लोग मैनुअल ड्राइंग करते थे। इसमें एडिटिंग बहुत आसान है। तो अब क्या है कि चीप इस हिसाब से है कि एक इंजीनियर है जिसने अपने एक हफ्ता या एक महीना एक ड्राइंग में दिया है। आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर सबसे पहला आप फिगर देखें तो देख रहे होंगे कि आप ये कितना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग है। ये ड्राइंग अगर एक इंजीनियर सबमिट करेगा अपनी कंपनी में अपने बॉस को, तो उसे इस ड्राइंग में कम से कम हो सकता है 1 वीक लग जाए, ठीक है। अब ये जो 1 वीक लगेगा, शीट का तो कोई कॉस्ट नहीं है, लेकिन 1 वीक जो लगेगा उसमें जो सैलरी होगी उसकी 1 वीक की, वो तो इसमें अपना टाइम पूरा दे रहा है, कंज्यूम कर रहा है ना। तो ये भी एक तरह का जो है खर्च ही है। तो इस वजह से यहां पे बोला जा रहा है कि कैड जो है वो सस्ता भी होता है, खर्च कम उसमें आता है, चीप एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। व्हाई वी गो फॉर मैनुअल ड्राइंग। तो अब हम लोग मैनुअल ड्राइंग क्यों करते हैं, जब कैड है तो मैनुअल ड्राइंग की तरफ क्यों जाते हैं। तो कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस द ड्राफ्टिंग बोर्ड एंड इक्विपमेंट एज ए लर्निंग टूल। क्या है कि बेसिकली अगर मैं आपको कहूं तो मैनुअल ड्राइंग में हम लोग बेसिक्स सीखते हैं। अगर हमें बेसिक्स पता नहीं होंगे तो हम लोग जो है कैड पे ड्रॉ कर नहीं पाएंगे। टाइप्स ऑफ लाइंस,
किस तरह से हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं, कौन से कन्वेक्शन मेथड्स होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के, फिर ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी चीजें हमें मैनुअल ड्राइंग में ही सीखने को मिलती हैं और फिर उसी चीजों को हम लोग जाकर के कैड में अप्लाई करते हैं, है ना। तो वंस यू हैव लर्न द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, नाउ आफ्टर क्लास 12 यू आर अलाउड द यूज ऑफ कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर। जब हम क्लास 12 तक क्या होता है, इंजीनियरिंग कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है एग्जाम में, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में आ जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप लोगों को इंजीनियरिंग कैलकुलेटर अलाउ कर दिया जाता है। तो ठीक उसी तरह से जब हम लोग मैनुअल ड्राइंग सीख जाएंगे तब हम लोग कैड जो है उस पर काम आसानी से कर सकते हैं। इफ बेसिक फंडामेंटल्स आर क्लियर, बेटर यूज कैन बी मेड ऑफ द पावर ऑफ द सॉफ्टवेयर। To be an expert in technical drawing, this first course on engineering drawing is the first step. Engineering drawing क्या है, फर्स्ट स्टेप है। इंजीनियरिंग ड्राइंग को ही हम लोग मैनुअल ड्राइंग भी कह रहे हैं। ऐसे इंजीनियरिंग ड्राइंग का ही दो पार्ट है, एक मैनुअल ड्राइंग और एक कैड, है ना। आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग। आइटम कौन कौन से आइटम्स या इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग कह सकते हैं जो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए लगते हैं। तो ड्राइंग बोर्ड लगता है, ड्राइंग शीट लगती है, मिनी ड्राफ्टर लगता है, या टी स्क्वायर या ड्राफ्टिंग मशीन। ये डिपेंड करेगा कि आपकी जो ड्राइंग आप बना रहे हैं वो किस तरह की ड्राइंग बना रहे हैं या किस तरह के आप कोर्स कर रहे हैं। जैसे इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए मिनी ड्राफ्टर या टी स्क्वायर इज सफिशिएंट, है ना। ड्राफ्टिंग मशीन वगैरह जो है वो इंडस्ट्री में यूज होता है, या फिर जो आर्किटेक्ट का कोर्स कर रहे होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े ड्राइंग बनाने होते हैं, उसमें ड्राफ्टिंग मशीन्स लगती हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कंटेनिंग कंपास, डिवाइडर, ईटीसी, स्केल्स, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व्स, ड्राइंग पेंसिल्स, इरेजर, ड्राइंग क्लिप, पिन, एडहेसिव टेप। एक्चुअली इन तीनों यहाँ पे जो स्लैश करके दिया गया है, इन तीनों में से कोई एक भी चीज आपके पास रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पे मिनी ड्राफ्टर, ड्राफ्टिंग मशीन या टी स्क्वायर में कोई एक भी चीज रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। शार्पनर एंड डस्टर, ओके। ये सारी चीजें आपको जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लैब में लेके आनी होगी। ये इस तरह का जो है आपका ड्राइंग बोर्ड होता है। ड्राइंग बोर्ड मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द टेबल विथ वर्किंग एज ऑलवेज टू बी एट द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो वर्किंग एज जो होगी, वर्किंग एज मतलब शीट जहां पे आप लगाएंगे तो वो इस साइड से ही लगाएंगे, और ड्राफ्टर भी जो है वो भी इस साइड ही लगाया जाएगा, इसीलिए इसे वर्किंग एज कहा जा रहा है। ओके, अब साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के साइज जो है वो स्टैंडर्ड साइज जो है वो ये होते हैं B0, B1, B2, B3। इसमें क्या है कि जैसे कि अगर B0 है तो वो 1000 इंटू 1500 mm का होगा। दैट्स मीन्स कि विड्थ जो होगी उसकी वो 1000 mm होगी और उसका लेंथ जो होगा वो 1500 mm होगा। इसी तरह से B1, B2, B3 इस तरह के स्टैंडर्ड ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं। ये आपका जो है ये मिनी ड्राफ्टर है। ये मिनी ड्राफ्टर में आप सही से देख पा रहे होंगे ये किस तरह का दिखता है। ये वाला हिस्सा जो है इसे हम लोग पाइवोट प्लेट कहते हैं। ये क्लैंप है ये, और ये क्लैंपिंग स्क्रू है। ये जो हमारा बोर्ड जो होता है, ये वाला बोर्ड, इस बोर्ड पे इस वाले हिस्से को हम लोग फिक्स करते हैं ये क्लैंपिंग स्क्रू और क्लैंप की मदद से। और फिर ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है ये डबल पैरेललोग्राम ऑफ बार्स कहते हैं इसे। और ये दो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्केल दिख रहे हैं हमें, जो कि एक दूसरे के साथ क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। और ये नॉब होता है, इसे हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे इस नॉब की मदद से। और यहाँ पे प्रोटेक्टर हेड दिया हुआ है। अब किसी भी एंगल से पे एडजस्ट करना है तो उसके लिए जो है प्रोटेक्टर होगा ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा मिनी ड्राफ्टर है। अब इस तरह से जो है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट और मिनी ड्राफ्टर जो है वो एडजस्ट हो जाता है एक दूसरे के साथ। ये इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे इसे बहुत अच्छे से और समझ भी पा रहे होंगे। इस तरह की इंजीनियरिंग ड्राइंग की टेबल होती है जो कि हर इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो लैब होती है उसमें अवेलेबल होती है। क्लैंपिंग मिनी ड्राफ्टर। तो मिनी ड्राफ्टर को जो है हम लोग किस तरह से बोर्ड में एडजस्ट करेंगे ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये वाला जो वर्किंग एज है, वर्किंग एज के साथ हम लोगों ने क्या किया, इसे
यहाँ पे फिक्स कर दिया, और फिर हम लोग इसकी मदद से ये जो बॉर्डर्स है वगैरह ये दे पा रहे हैं आराम से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ हो रही है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो रही है ना। इस तरह से ये वर्क करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने टेप चिपका रखा है, टेप के बदले हम लोग क्लिप यूज कर सकते हैं। सेट द प्रोटेक्टर हेड विथ रेफरेंस मार्किंग इंडेक्सिंग 0 डिग्री। तो हम लोग ये जो प्रोटेक्टर है इसको यहाँ पे 0 डिग्री पे इसको सेट कर देंगे, ठीक है। फिक्स द क्लैंप ऑफ द मिनी ड्राफ्टर, ये जो क्लैंप है इसको फिक्स करेंगे एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर आइदर अलोंग द टॉप हॉरिजॉन्टल एज ऑफ द बोर्ड और अलोंग द लेफ्ट वर्टिकल एज ऑफ द बोर्ड, या तो लेफ्ट हॉरिजॉन्टल एज पे या तो लेफ्ट वर्टिकल बोर्ड पे इसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। Place the drawing sheet underneath the scales of mini drafter. Fix the drawing sheet to the drawing board with the scale of the mini drafter aligned either with the vertical or the horizontal border lines of the drawing sheet. तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बॉर्डर लाइन है, जब हम लोग ने ये ड्राफ्टर को एडजस्ट कर लिया तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर लाइंस जो है हम लोग शीट पे ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली ये हमारा बॉर्डर लाइन है। अब अगर जिनके पास मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो वो टी स्क्वायर का यूज कर सकते हैं, लेकिन टी स्क्वायर का यूज या एक स्केल रोलर आता है उसका यूज जो है वो एक्सपर्ट लोग ही कर सकते हैं। स्टूडेंट्स जो कि इनिशियल स्टेज पे सीख रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग, उनके लिए इसका यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी मदद से पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, जो कि ड्राफ्टर के साथ बहुत ही आसान होता है। जैसे ये हमारा एज है ना, और ये हम जो है बॉर्डर लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ एकदम पैरेलल होना चाहिए। तो ये ड्राफ्टर के साथ, मिनी ड्राफ्टर के साथ इस तरह की लाइंस ड्रॉ करना बहुत आसान है। या फिर यहाँ पे जो हम लोग ने लिख रखा है, यहाँ पे इसकी नीचे जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये भी एक दूसरे के साथ काफी पैरेलल होती है, एक्यूरेट पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये मिनी ड्राफ्टर के साथ इसे इस तरह की लाइंस ड्रॉ करना बहुत आसान होता है, जो कि टी स्क्वायर इसके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टी स्क्वायर के साथ। ओके, इससे हम लोग वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल लाइन में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। ये दूसरे टूल्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं, ये वाला जो है ये फ्रेंच कर्व है, अलग अलग तरह के फ्रेंच कर्व है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा ट्राई स्क्वायर है उसमें भी फ्रेंच कर्व दिए गए होते हैं बहुत सारे में। अगर हम लोग बड़ा वाला ट्राई स्क्वायर लेते हैं तो प्रोटेक्टर ये देख पा रहे हैं और ये क्लिप देख पा रहे हैं, बोर्ड क्लिप कहते हैं, इसी के साथ जो है शीट को फिक्स किया जाता है। अब स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग शीट एज पर BIS, BIS का मतलब होता है ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड। तो ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से शीट जो है उसकी भी कुछ स्टैंडर्ड दी गई है, जैसे कि A0, A1, A2, A3, A4। तो अब ये ट्रिम्ड क्या है और अनट्रिम्ड क्या है। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में क्या होता है, ट्रिम्ड का मतलब होता है कि साइड साइड से जो है बॉर्डर दे दिया जाता है, या फिर हम उसे क्या करते हैं, काट देते हैं या मोड़ देते हैं पूरे साइड को, तो वो ट्रिम्ड हो जाता है। एक्चुअली बेसिकली ट्रिम्ड का मतलब यहाँ पे बॉर्डर है। बॉर्डर हम लोग देखिए यहाँ पे, जब मैं आपको अगर शीट दिखाऊंगा, एक मिनट, शीट, हाँ, तो ये देखिए ये बॉर्डर हो गया, तो इतना हिस्सा जो है ये हट गया, इधर भी इतना हिस्सा, ये सब इतने वाले इस पार्ट में जो है वर्क हो नहीं सकता है, तो ये ट्रिम्ड हो गया, ठीक है। तो ये ट्रिम्ड साइज ये है, और अनट्रिम्ड अगर हम लोग ने बॉर्डर नहीं दे रखा है तो ये अनट्रिम्ड साइज है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं A0 का 841 इंटू 1189 mm स्क्वायर है, मतलब कि इसका जो विड्थ होगी या ब्रेथ होगा वो 841 mm है, और इसकी जो लेंथ है वो 1189 mm है। तो ऐसा शीट अगर है तो उसको A0 शीट कहेंगे। इसी तरह से A1, A2, A3, A4 है ना। लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, तो ड्राइंग शीट जो होती है उसका लेआउट कैसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको लेआउट ही दिखा देता हूं, आपको लेआउट एक बार देख लें, उसके बाद फिर हम वो थ्योरी वाला पार्ट देखेंगे। देखिए इस तरह का हमारा ड्राइंग शीट का लेआउट होता है। हम लोगों को ये देखिए ये ट्रिम वाला हिस्सा है ना, ये हम लोगों ने बॉर्डर दे रखा है, ओके। उसके बाद ये टाइटल बॉक्स है, इसे टाइटल बॉक्स कहते हैं।
ठीक है। अब ये दो बॉर्डर हम लोग देंगे, इसमें जो है 5 mm की जो है गैप होगी। यहाँ पे जो शीट का हमारा एज है उससे ये पहला वाला बॉर्डर जो है वो 20 mm का जो है उसमें गैप होगा। हर चीज काफी स्टैंडर्ड होगी, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग जो एरो बना रहे हैं, ये एरो भी बहुत स्टैंडर्ड है। आगे जाके मैं बताऊंगा कि एरो जो है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो अब हम लोग अपने टाइटल बॉक्स पे पहुंचते हैं, लेआउट पे पहुंचते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट होता है, आपने लेआउट देखा अभी, तो अरेंजमेंट जो है बहुत स्टैंडर्ड होता है। इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर्स आर इंक्लूडेड, फैसिलिटेट क्विक रीडिंग ऑफ इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर, क्विक रेफरेंस आर लोकेटेड इजिली। जितने भी रेफरेंसेस हैं ये आसानी से उसे रीड किया जा सके, शीट ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, रेफरेंसेस को आसानी से रीड किया जा सके। ड्राइंग्स आर प्रिपेयर्ड एट वेरियस लोकेशन एंड शेयर्ड, ग्रिड अलोंग द हॉरिजॉन्टल एज, न्यूमेरल्स ग्रिड अलोंग वर्टिकल एज, कैपिटल लेटर, ठीक है। ये कैपिटल लेटर जो है हम लोग जो जितने भी क्वेश्चंस लिखते हैं या टाइटल बॉक्स लिखते हैं उसमें क्या होगा, कैपिटल लेटर्स यूज होंगे, ठीक है। अब उनकी भी लेंथ वगैरह दी गई है, 25 mm से बड़ा होना चाहिए और 75 mm से छोटा होना चाहिए। नंबरिंग एंड लेटरिंग स्टार्ट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द शीट अपोजिट टू द टाइटल बॉक्स। टाइटल बॉक्स जो है हमारा राइट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में हमारा जो है नंबरिंग और लेटरिंग हम लोग वहां से लिखना शुरू करेंगे, उसके अपोजिट। नंबर एंड लेटरिंग आर रिटन अपराइट, repetition of letter or number like A, B, B, etc. if they exceed that of the alphabets. Borders, space left all around in between the trimmed edge of the sheet, a minimum of 10 mm, वहाँ पे 20 mm शीट में दिया गया था, यहाँ पे 10 mm बता रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली कहा क्या है कि BIS स्टैंडर्ड ही सिर्फ नहीं है, उसके अलावा और भी अमेरिकन सोसाइटी स्टैंडर्ड वगैरह है। तो कुछ ने 10 mm का मतलब बॉर्डर माना है एज के साथ, कुछ ने 20 mm माना है ना। Grid reference system for all size of drawing sheet for easy location of drawing within the frame, the length and the width of the frame are divided into even numbers of division। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है ना, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4। तो ये हम लोगों ने क्या किया है, शीट को डिवाइड कर दिया, इवन नंबर्स में डिवाइड कर दिया, ये ग्रिड्स कहला रहे हैं, ओके। Number of division of for a particular sheet depends on complexity of drawing not to be followed in this course, ठीक है। तो ये जो कोर्स है इंजीनियरिंग का जो ये कोर्स है, इसमें हम लोग इस ग्रिड को फॉलो करेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के लिए होता है। एक्चुअली इसके फायदा क्या होता है, मान लीजिए कि आपको फोन पे बात हो रही है, ड्राइंग समझा रहे हैं, अपनी ड्राइंग समझा रहे हैं, तो उसमें कोई पॉइंट है ऐसा, आपके पास भी ड्राइंग शीट सामने रखी हुई है और जो आपके बॉस है उनके सामने भी ड्राइंग शीट रखी हुई है आप सामने। तो अब आप जो है कैसे बताएंगे कि कौन सा एरिया के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ये आप ग्रिड देखें तो आप बोलेंगे कि A2 का जो एरिया है वहां की आप ड्राइंग देखें A2, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ यहाँ पे देखेगा, अब वो पूरी की पूरी शीट नहीं छानेगा, है ना। तो इससे ग्रिड से जो है लोकेट करना बहुत आसान हो जाता है। जो भी पोर्शन हमें मतलब किसी को बताना है कौन सा पोर्शन के बारे में बात हो रही है, तो कॉम्प्लेक्स ड्राइंग के लिए ये ग्रिड सिस्टम यूज होता है। तो इसीलिए यहां पे लिख दिया है नॉट टू बी फॉलोड इन दिस कोर्स। टाइटल बॉक्स, टाइटल बॉक्स आपका ये है, ये देख रहा है, ये टाइटल बॉक्स है ना। ये 170 mm का मैक्सिमम होगा इसका लेंथ। एन इंपॉर्टेंट फीचर्स ए मस्ट इन द एवरी ड्राइंग शीट फॉर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। आपने जो भी शीट बनाई है तो वो शीट जो है आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका नाम क्या है, वो शीट किस विषय में है, वो सारी डिटेल जो है हम लोग टाइटल बॉक्स में डालते हैं। लोकेशन बॉटम राइट कॉर्नर, 185 mm का लेंथ होगा और 65 mm का जो है उसका हाइट होगा BIS कोडिंग के हिसाब से। डिवाइडेड इनटू 2 जोन, आइडेंटिफिकेशन जोन, रजिस्ट्रेशन और आइडेंटिफिकेशन नंबर, ड्राइंग टाइटल, नेम ऑफ द लीगल ओनर ऑफ द ड्राइंग, दैट इज नेम ऑफ द फर्म और द कंपनी, ठीक है। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जोन में क्या होगा, इंडिकेटिव आइटम, सिंबल्स इंडिकेटिंग द सिस्टम ऑफ प्रोजेक्शन, मेन स्केल ऑफ ड्राइंग। अब ये स्केल क्या है, जैसे कि हम लोग कोई
बिल्डिंग बना रहे हैं का ड्राइंग बना रहे हैं, तो बिल्डिंग जो है वो तो रियल में 1000 मीटर हाइट हो सकता है एक सी बिल्डिंग का। तो अब उसको ड्राइंग पे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम लोग स्केल लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 1000 mm इक्वल्स टू 1 mm का इस तरह का इस रेशियो ले लिया जाता है, तो उसे कहते हैं स्केल। टेक्निकल आइटम, मेथड ऑफ इंडिकेटिंग सरफेस टेक्सचर, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, ये सब चीजें जो है हम लोग टाइटल बॉक्स में डालते हैं। ये देखिए ये टाइटल बॉक्स है आपका, है ना। तो जैसे एक स्टूडेंट है जिसने एक ड्राइंग बनाई है और वो है आईआईटी खड़गपुर का लड़का, तो उसका टाइटल बॉक्स कुछ इस तरह का होगा। ऊपर में सबसे ऊपर में उसका जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम आएगा, फिर टाइटल में जो शीट का नाम है वो आएगा, फिर उसने स्केल क्या लिया है वो स्केल आएगा। जैसे अगर मैंने आपको पहले भी बताया कि 1000 mm को हम लोग क्या करेंगे कि 10 mm ले लेंगे। तो अब जहां पे 1000 mm हमें ड्रॉ करना है उसके बाद सिर्फ 10 mm ड्रॉ करना होगा, तो हमारा जो है स्केल ये इस वजह से वो शीट एडजस्ट हो जाएगा हमारा वो ड्राइंग शीट में। नेम, रोल नंबर, इवेल्युएटेड बाई, मतलब आपका जो चेक करेगा उस शीट को तो उसका यहाँ पे साइन होता है, और प्लेट नंबर या शीट नंबर भी कह सकते हैं। ये देख लीजिए सबके लिए डायमेंशंस दिए हुए हैं, ये 20 mm का होगा, ये 15 mm का होगा, ये 10 mm का, 10 mm का, 10 mm का। इसी तरह से आप लोग शीट ड्रॉ करेंगे। ड्राइंग पेंसिल्स, तो वुडन पेंसिल्स आर ग्रेडेड एंड डेजिग्नेटेड बाय नंबर एंड लेटर। मैकेनिकली कलर्ड पेंसिल नॉट अलाउड। मैकेनिकली कलर्ड पेंसिल कौन सा होता है, जिसे हम लोग पेन पेंसिल भी कहते हैं, ऊपर से दबाते हैं तो उससे जो है हमारा ग्रेफाइट बाहर आता है, तो वो अलाउड नहीं है। तो इस तरह की पेंसिल्स अलाउड है। इसमें 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉफ्टनेस एंड ब्लैकनेस। फिर HB to F मीडियम ग्रेड, फिर H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H, 7H, 8H, 9H इंक्रीजिंग ऑर्डर टू हार्डनेस। जैसे जैसे ग्रेफाइट हमारा हार्ड होगा तो वो पेंसिल से जो लाइन ड्रॉ होगी वो बहुत ज्यादा थीन लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि ग्रेफाइट हमारा हार्ड हो गया है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होगा तो लाइन जो है वो मोटी ड्रॉ होगी, थिक लाइन ड्रॉ होगी। ड्रॉइंग आर डन यूजिंग 2H पेंसिल एंड फिनिश्ड विद H and HB पेंसिल टू बी प्रैक्टिस्ड इन दिस कोर्स। हम लोग जो है बस ये 3 पेंसिल का ही यूज करेंगे, 2H, H और HB पेंसिल का यूज करेंगे इस कोर्स में। ये देखिए ये आपको ग्रेफाइट जो है दिख रहा होगा, है ना। तो ग्रेफाइट का जो डायमीटर है उससे आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड है। ठीक है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं ग्रेफाइट सॉफ्ट होता जा रहा है, और जो लाइन ड्रॉ होगी वो भी मोटी होगी। Pencil drawing. In finished drawing, all lines except construction line used to construct the drawing should be dense, clean and uniform. गंदगी जरा भी नहीं होनी चाहिए। बार बार हम लोग इरेजर यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट स्ट्रोक में हमारी ड्राइंग तैयार हो इसकी हम बहुत कोशिश करेंगे। इसके लिए जो है आप लोगों को एक ड्राइंग नोटबुक होती है, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और शीट पे जब भी बनाएंगे तो कोशिश करेंगे कि गंदगी उसमें ना के बराबर हो। इरेजर यूज करेंगे तो शीट हमारी गंदी होगी। Construction lines should be drawn very thin and should be hardly visible in finished drawing. They should not be erased. यहाँ पे देखिए यही चीज लिखा है, they should not be erased. अब यहाँ पे टाइप ऑफ लाइन्स हैं, तो जैसे कि थिकनेस अगर मीडियम है, ऑट लाइन, डॉटेड लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, इसके लिए जो है हम लोग 0.2 mm जो है थिकनेस होनी चाहिए, 0.1 थी। ये सेंटर लाइन, सेक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, टाइप ऑफ लाइन जो है अभी हम लोग आगे देखेंगे, उसके रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कौन कौन से टाइप ऑफ लाइन है। ये देखिए ये हमारा जो है थिक लाइन है, ये ऑट लाइन्स होता है। ऑट लाइन्स मतलब जो एजेस होते हैं, एजेस को ड्रॉ करने के लिए जो है हम लोग थिक लाइन यूज करते हैं। इसको H या HB से ही मतलब हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, HB पेंसिल से। ओके, उसका कंटिन्यूअस थिन लाइन ये प्रोजेक्शन लाइन होता है। बेसिकली किसी फिगर को हम लोग किसी दूसरी जगह प्रोजेक्ट करना है, डायमेंशन लाइन भी कहते हैं इसको। डायमेंशन लाइन कौन सा लाइन है तो आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। डायमेंशन ये वाला लाइन जो है ये डायमेंशन लाइन है ना। डायमेंशन देने के लिए जो यूज किया जा रहा है आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा ये वाला जो लाइन है ये हमारा एज लाइन है ना, और ये वाला डायमेंशन लाइन है। डायमेंशन लाइन इसके मुकाबले काफी पतला है। कंटिन्यूअस
थीन वेवी है ना, ये भी हम लोग 2H से ही ड्रॉ करते हैं। फिर कंटिन्यूअस थीन विद जिगजैग, तो 2H से शॉर्ट डैश लाइन में। अब देखिए इसमें जो गैप होगा वो गैप भी जो है बताया गया है कि उस गैप में कितना ज्यादा दूरी होगी, ठीक है। तो गैप 1 लेंथ 3 mm, हर गैप का जो बीच में जो 3 mm का गैप होगा और 3 mm का फिर वो डैश दिया जाएगा। इनविजिबल और इंटीरियर सरफेस दैट मीन्स हिडन सेक्शंस के लिए ये लाइन ड्रॉ की जाती है। शॉर्ट डैश लाइन ये एक्चुअली सेंटर लाइन के लिए यूज होता है, इसको सेंटर लाइन भी कहते हैं, चेन लाइन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए लॉन्ग चेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन इसका एप्लीकेशन है। फिर कंटिन्यूअस थिक बॉर्डर लाइन, बॉर्डर के लिए यूज करते हैं, या जो हम लोग एज कह रहे हैं वो भी है ना, एचबी के लिए, एचबी पेंसिल से इसको बना सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी एक ड्राइंग दी गई है, इस ड्राइंग में अलग अलग लाइन के यूज दिखाया गया है। ये देखिए आउटर लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये थिक लाइन है, यहाँ पे सेंटर लाइन आप देख पा रहे होंगे, है ना। डायमेंशंस अगर इसका दिया जाएगा तो ये देखिए डायमेंशनिंग लाइन है, यहाँ पे हर तरह के लाइंस की यूज की गई है। ये आपको टॉप व्यू से दिख रहा है, ये साइड व्यू से दिख रहा है ना। ये अलग अलग तरह के जो है सारे व्यूज इसमें दिखाए गए हैं हम लोगों को। हिडन लाइन आपको दिख रहा है, यहाँ पे सभी लाइंस दिखाए गए हैं। यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन इन गिवन ड्राइंग, ये सारा ड्राइंग एक है भी नहीं, ये दोनों जैसे कि एक है ना, ये और ये वाला एक दिख रहा है, ये भी मे बी ये तीन एक तरह का है ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है, ये भी अलग है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट ब्रेक लाइन का यूज किया गया, ये इस तरह के शॉर्ट ब्रेक लाइन है, ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, ये वाला देखिए ये लॉन्ग ब्रेक लाइन का यूज किया गया है यहाँ पे, है ना। स्टिच लाइन का यूज किया गया है, चेन लाइन का यूज किया गया है, चेन लाइन सेंटर लाइन को भी कहते हैं चेन लाइन। यहाँ पे आप सारे लाइंस को देख पा रहे होंगे, डायमेंशन लाइन को देख पा रहे होंगे, डैश लाइन को देख पा रहे होंगे। ये देखिए ये आपका हैचिंग लाइन है, कट सेक्शंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है ना। ये हिडन लाइन है, हिडन सेक्शंस को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। ये सेंटर लाइन दिख पा रहा होगा आपको, इसमें सारे लाइंस आपको दिख पा रहे हैं, डायमेंशनिंग A to Z, है ना। इस ड्राइंग में यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन इन अ गिवन ड्राइंग। देखिए यहाँ पे फिर से बताया गया है कि कौन कौन सा लाइन जो है कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है। विजिबल आउटलाइन, हिडन लाइन, सेंटर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, कटिंग प्लेन, सेक्शन लाइनिंग, है ना, या लॉन्ग ब्रेक लाइन, सारे यूज आप देख पा रहे हैं। एग्जाम्पल ऑफ गुड एंड पुअर ड्राइंग टेक्निक्स, है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये वाला जैसे ड्राइंग है, ये गुड टेक्निक्स है। ये देखिए यहाँ पे इसको हम लोग इंटरसेक्ट नहीं होने दे रहे हैं, शार्प कॉर्नर को यहाँ पे देखिए इसने इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये सही तरह का नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए ये जो हमारा हिडन लाइन है, ये हम लोगों ने थीन ड्रॉ किया है, इसने जो है सबको थिक कर दिया है, ये भी गलत है ना। इसी तरह से यहाँ पे सेंटर लाइन देखिए, इसका सेंटर देखिए ये इतना ज़्यादा इसने यहाँ पे भगा दिया है, यहाँ पे हिडन सेक्शंस भी इसने सही से ड्रॉ नहीं किया है। यहाँ पे फिर से कॉर्नर है ना, या शैम्पिंग कहते हैं इसे, या आर्क कहते हैं इसे। यहाँ पे देखिए इसका आर्क जो है ये भाग रहा है ना। ऑटोकैड में ये सब ड्रॉ करने को हमें मिलता है और मैनुअल ड्राइंग में भी मिलता है। लेटरिंग, writing of title, subtitle, dimensions, scale and other details on a drawing. Essential features of lettering: legibility, uniformity, easy rapidity and suitability for microfilming, photocopying, any other photographic process. No ornamental and embellishing style of letter, मतलब कर्सिव राइटिंग इसमें यूज नहीं करनी है। प्लेन लेटर एंड न्यूमेरल्स विच आर क्लियरली डिस्टिंग्विशेबल from each other in order to avoid any confusion even in case of slight mutilations। हाँ, किसी को भी कोई भी आपकी जो भी चीजें लिखी है ड्राइंग पे कोई भी उसे आसानी से पढ़ सके। लेटरिंग के लिए भी जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है 9609। सिंगल स्ट्रोक का मतलब पेंसिल जो है वो रिपीटेड नहीं चलानी है, सिंगल स्ट्रोक में आपकी जो है लेटरिंग होनी चाहिए। फॉर यूज इन इंजीनियरिंग ड्राइंग, विड्थ of the stem of the letters and numerals will be uniform, thick,
equal to thickness of line produced by the tip of the pencil. Single stroke does not mean entire letter written without lifting the pencil or pen, है ना। मतलब सिंगल स्ट्रोक का मतलब ये नहीं कि आप जो है पेंसिल को उठाएंगे नहीं, पेंसिल को तो उठाना पड़ेगा तभी हम लोग दूसरे अल्फाबेट पे पहुंचेंगे। ये देखिए ये लेटरिंग है, इस तरह से जो है की जाती है। हाइट ऑफ द कैपिटल लेटर इज डिवाइडेड इनटू 14 इक्वल पार्ट। हाइट ऑफ द कैपिटल लेटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। दो तरह की लेटरिंग बनाई गई यहाँ पे, लेटरिंग ए एंड लेटरिंग बी। अब ये लेटरिंग के लिए भी जो डायमेंशंस है, जो लेटर्स का साइज होगा वो बताया गया। जैसे नेम ऑफ द कंपनी जो यहां पे हम लोग ने शीट में देखा, ये तो ये क्या है, ये एक तरह का नेम ऑफ द कंपनी है ना, तो उसका यहां पे बताया गया है साइज क्या होना चाहिए। 10, 14, 20 mm, इन तीनों में से हम लोग कोई भी चुन सकते हैं और उसी के प्रोपोर्शन में हम लोग दूसरी साइज भी चुनेंगे। ड्राइंग नंबर, लेटर डिनोटिंग सेक्शन प्लेन, उसका क्या साइज होगा। टाइटल ऑफ द ड्राइंग का क्या साइज होगा। सब टाइटल एंड हेडिंग का क्या होगा। डायमेंशनिंग, नोट, शेड्यूल, मटेरियल लिस्ट का क्या होगा। अल्टरेशन इन टायर्स एंड टॉलरेंस का साइज क्या होगा। स्पेसिफिकेशन ऑफ ए टाइप लेटरिंग। ए टाइप लेटरिंग में कैपिटल लेटर्स का हाइट क्या होगा। लोअर केस लेटर जो है वो किस तरह का होगा। थिकनेस ऑफ लाइन क्या होगी। स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस क्या होंगे। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्ड्स, दो वर्ड्स के बीच में स्पेस क्या होंगे। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन बेस लाइन, मतलब एक लाइन हम लोगों ने एक लाइन में पूरा सेंटेंस लिखा है, उसके नीचे जो दूसरी लाइन हम लोग शुरू करेंगे उनके बीच में क्या स्पेस होगा। ये सारा यहाँ पे दिया गया है जो कि BIS के हिसाब से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा प्रिसाइज और एक्यूरेट तरीके से जो है ये मेथड्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग के मेथड्स को फॉलो किया जाता है। स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशंस। कन्वेंशंस स्टैंडर्ड्स क्या है, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है मेथड्स होते हैं, उसे हम लोग कन्वेंशंस कहते हैं। तो नो इफेक्ट कम्युनिकेशन विदाउट एन एग्रीड अपॉन स्टैंडर्ड ऑफ साइन और सिंबल्स। साइन और सिंबल्स हम लोग देखेंगे। स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशंस आर द अल्फाबेट्स ऑफ टेक्निकल ड्राइंग एंड प्लेन सॉलिड एंड डिस्क्रिप्टिव ज्योमेट्री आर द साइंस विच अंडरलाइन द ग्राफिक लैंग्वेज। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में ग्रामर होता है, हिंदी में व्याकरण होता है, उस तरह से ये जो साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो क्या हो गए, हमें एक तरह से ग्रामर का काम कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ग्राफिक लैंग्वेज। फॉलोइंग द स्टैंडर्ड रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स बिटवीन पीपल्स बिकम इजियर इफ words in a sentence were presented randomly, understanding become very difficult। अगर हम लोग कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, उसमें अगर हम लोग वर्ड जो है वो कहीं भी घुसा दे रहे हैं लाइन में, तो फिर क्या होगा, उस पूरे सेंटेंस को समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग जब इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग करते हैं, तो उसमें भी जितने भी सिंबल्स होंगे, साइंस होंगे, उनको भी सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना होगा, तभी उस ड्राइंग को लोग आसानी से समझ पाएंगे। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन, सेट ऑफ स्टैंडर्ड एंड कन्वेंशंस, ए मस्ट स्टैंडर्ड कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वेंशंस commonly accept practices, rules or method. Dash lines are used to represent hidden फीचर्स ऑफ एन इंजीनियरिंग ड्राइंग। मैंने पहले भी बताया था आपको, ये देखिए, ये यहाँ पे डैश लाइन दिया गया, ये डैश लाइन है, ये हिडन सेक्शंस के लिए दिया गया है। जहां भी डैश लाइन होगा तो जो दूसरा इंजीनियर होगा वो समझ जाएगा कि ये हिडन सेक्शन को दर्शा रहा है, शो कर रहा है ना। ये इसके कन्वेंशंस है। हिडन साइंस लोकेशंस ऑफ ड्रिल्ड होल डायमीटर इन ए व्यू वेयर द होल कैन नॉट बी डायरेक्टली सीन, है ना। यहाँ पे ये वाला होल आप देख पा रहे हैं ना, ये होल जो है ये इस वाले व्यू में हमें दिख नहीं रहा है, तो इसे हम लोग जो है हिडन सेक्शंस के थ्रू दिखा देंगे, है ना। ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये टॉप व्यू है। स्टैंडर्ड्स सेट ऑफ रूल दैट गवर्न हाउ टेक्निकल ड्राइंग आर रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे देखिए एक पूरी की पूरी ड्राइंग शीट दी गई है, जिसे आप देख के
समझ सकते हैं कि किस तरह से ड्राइंग को बनाया जाता है, कि स्टैंडर्ड ड्राइंग किस तरह से होता है। यहाँ डायमेंशनिंग आप देख पा रहे होंगे, अलग अलग तरह के लाइन देख पा रहे होंगे, हैचिंग लाइन देख पा रहे होंगे, सेंटर लाइन देख पा रहे होंगे, डैश लाइन देख पा रहे होंगे, उनका क्या यूज है, डायमेंशनिंग किस तरह से की गई है वो देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फाई है ना, तो ये डायमीटर के लिए यूज होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे फाई 0.15 दिया है तो इसका मतलब है इसका 0.15 डायमीटर है इस होल का। ओके, कौन कौन से स्टैंडर्ड है, मैंने अभी बोला था कि BIS के अलावा भी बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। तो ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है ना, उसके अलावा ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, GIS जापानीज स्टैंडर्ड, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये सारे स्टैंडर्ड जो है वो यूज किए जाते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। अलग अलग स्टैंडर्ड में अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अलग अलग साइन होते हैं, और थोड़ा बहुत जो है सबका जो रूल रेगुलेशन होता है वो भी थोड़ा बहुत अलग होता है। यूनिट ऑफ मेजर्स, तो जनरली इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है वो में ही ड्रॉ की जाती है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज बेस्ड ऑन द मीटर मिलीमीटर, द कॉमन ऐसा यूनिट ऑफ मेजर्स ऑन इंजीनियरिंग ड्राइंग। जो है वो सबसे कॉमन होता है, हर जगह में ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में ड्राइंग ड्रॉ की जाती है। इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीनियर यूनिट्स इज नॉट रिक्वायर्ड इफ ऑल डायमेंशन ऑन ए ड्राइंग आर द सेम यूनिट। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 1.00 लिखा हुआ है, इसके साथ यूनिट नहीं लिखी हुई है, किसी भी डायमेंशन के साथ यूनिट नहीं लिखी हुई है। सबसे लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं ऑल यूनिट्स आर इन mm, ठीक है, और इससे पता चल जाएगा कि जितनी भी डायमेंशन है सारे mm में है। देखिए ये यहां पे ऑल डायमेंशन आर इन mm, indicating on a drawing the size of the object and other detail essential for its construction and function using line, numeral, symbols, notes, etc. Dimension indicated on a drawing should be those that are essential for the production, inspection and functioning of the object and should not be mistaken as those that are required to make the drawing of an object. Dimensioning of an object is accomplished by dimensioning each element to indicate its size and relative location from a center line, base line और finish surface। यहाँ पे देख पा रहे होंगे सबकी डायमेंशनिंग किस तरह से की गई है। हम लोग अगर इसकी डायमीटर है, डायमीटर की डायमेंशनिंग इस तरह से करते हैं, ठीक है। ये एरो आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी डायमेंशनिंग की गई है, आप देख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसकी डायमेंशनिंग टॉप व्यू, साइड व्यू दिखाया गया है। Solid. Every solid has 3 dimensions, each of the geometric shape making up the object must be have its height, width and depth indicating that in the dimensioning। अब क्या है कि सॉलिड में 3 चीजें होती हैं, तो इनके हाइट, विड्थ और डेप्थ तीनों को डायमेंशन में दिखाया जाता है। पहले तो हम देख लें कितने तरह के सॉलिड्स हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये तो प्लेन है, यहाँ तक जो है आपका प्लेन दिखाया जा रहा है। उसके बाद सॉलिड है, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगुलर पिरामिड दिखाया गया है, और यहाँ से लेके आप यहाँ तक देख पा रहे हैं सारे सॉलिड्स हैं, है ना। तो इन सॉलिड्स को जो है हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस तरह से डायमेंशनिंग इसकी करते हैं वो देखते हैं। ये देखिए प्रिज्म की डायमेंशनिंग की गई है, एक जगह टॉप व्यू दिखाया गया है, एक जगह साइड व्यू दिखाया गया है। प्रिज्म मोस्ट कॉमन शेप रिक्वायर्ड 3 डायमेंशन, गिव 2 डायमेंशन ऑन द प्रिंसिपल व्यू एंड 1 डायमेंशन ऑन द अदर व्यू, है ना। यहाँ पे 2 डायमेंशन दिखा दिया, एक में हाइट दिखा दिया, एक और विड्थ दिखा दिया, दूसरे में जो है हम लोगों ने लेंथ दिखा दिया। सिलेंडर, ये देखिए सिलेंडर की डायमेंशनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल व्यू है, प्रिंसिपल व्यू में यहाँ पे हमें डायमीटर पता चल जा रहा है और यहाँ पे हमें हाइट पता चल जा रही है, और यहाँ पे इसका जो है टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है। यहाँ पे जब हम लोगों को इसका जो लेंथ है ये पता है इस रेक्टेंगल का, तो इससे पता चलता है कि इसका डायमीटर जो है वो भी यही सेम टू सेम होगा, है ना। ये देखिए, हाँ अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डायमेंशनिंग की जा रही है, कौन सा डायमेंशनिंग करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। यहाँ पे सेंटर लाइन जो है, तो सेंटर लाइन पे हम लोग डायमेंशनिंग देते हैं
यहाँ इस तरह से डायमेंशनिंग नहीं देते हैं, ये पुअर प्रैक्टिस है। ये जो है हमारी करेक्ट प्रैक्टिस है। यहाँ पे हम इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, यहाँ पे इसका साइड व्यू देख रहे हैं, और यही सेम फिगर इधर भी है, बस इसकी डायमेंशनिंग गलत की गई है। ये फिर देखिए इस तरह की फिगर की डायमेंशनिंग किस तरह से की जाती है, जहां पे सारे होल्स दिए गए हैं, है ना। ये देखिए ये भी, ये सेकंड और थर्ड जो है ये पुअर प्रैक्टिस है, ये वाली जो है ये बेस्ट प्रैक्टिस है, जहां पे डायमेंशनिंग जो की गई है। फिर ये देखिए पुअर प्रैक्टिस है। पुअर प्रैक्टिस कैसे है कि हम लोगों ने जो डायमेंशनिंग में जो भी नंबर लिखे हैं वो ऐसा लग रहा है कि सब एक साथ जो है मिल गए हैं ना। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशनिंग देखिए, ये समझ में आ रहा है। मैंने शुरू में ही कहा था कि ड्राइंग जो है आपकी वो इजी टू रीड होनी चाहिए, है ना, या इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए। ये देखिए फिर ये जो है आर अगर 0.50 है, आर जो है वो रेडियस को शो करता है, और ये वाला सिंबल फाई जो सिंबल है ये डायमीटर को शो करता है, ठीक है। ये देखिए ये साइड व्यू, फ्रंट व्यू, ये भी कुछ डायमेंशनिंग है। ये करेक्ट तरीका बताया गया है। यहाँ पे हम लोगों ने इधर भी डायमेंशन दे दिया है, इधर भी डायमेंशन नीचे भी दे दिया, ये गलत है। ये देखिए ये भी डायमेंशन का सही तरीका है, नंबर्स जो है और ये साथ जो है ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ये कोन है, कोन की डायमेंशनिंग की गई है यहाँ पे। अब ये कोन जो है ये कोन ऊपर से थोड़ा कटा हुआ है, ठीक है। तो एक ये वाला जैसे कि बाल्टी होती है हमारी, है ना, तो एक ये वाला जो भी डायमीटर रहा होगा और ये वाला डायमीटर और ये हाइट है, ठीक है। ये पिरामिड है, पिरामिड भी ऊपर से कटा है। लोकेशन डायमेंशनिंग, after the basic geometry shape have been dimensioned for size, the location of each relative to other must be given. Location must be established in height, width and depth direction. Rectangular faces are positioned with reference to their faces. Cylinder and conic shape with reference to their center line and their end. ये देखिए फिर एक इंजीनियरिंग ड्राइंग की शीट दी गई है जिसको हम लोग देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। Terminology for dimensioning practice. Dimension, numerical value that define the size or geometry characteristic of a feature. Size 3.5 mm and space between line of text 1.5 mm. Dimensions showing the size of features such as width, height and depth of the part and diameter of the whole, है ना। डायमीटर शो कर रहा है, डायमेंशनिंग में क्या क्या चीजें मिल रही है हमें, हाइट दिख रही है, विड्थ दिख रही है, डेप्थ दिख रहा है, डायमीटर दिख रहे हैं, ये सारी चीजें हमें दिख रही है, एंगल्स दिख रहे हैं, ये एंगल भी दिख रहा है ना। A numerical value defining theoretical exact size of a features. Reference dimension, a numerical value enclosed in parenthesis provided for information only, not directly used in fabrication of the part, is a calculated size used to show the intended design size of a part. डायमेंशनिंग लाइन, हाँ, तो यहाँ पे आप जो देख रहे होंगे डायमेंशनिंग लाइन, इसके लिए भी रूल्स है। रूल क्या है तो देखिए, शुड बी प्लेस्ड एट लीस्ट 10 mm अवे फ्रॉम द आउटलाइन। ये जो आउटलाइन होगी उससे कम 10 mm की दूरी पे डायमेंशनिंग लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, और जितने भी डायमेंशनिंग लाइन होंगे वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे, और उन डायमेंशनिंग लाइन के बीच की दूरी, जैसे ये डायमेंशनिंग लाइन है और ये डायमेंशनिंग लाइन है, इनके बीच की दूरी 6 mm होनी चाहिए। अब ये जो एरो हम लोग ड्रॉ करते हैं, इस एरो को ड्रॉ करने का भी एक रूल है, 3 mm वाइड एंड शुड बी 1/3 as wide as they are long। मतलब इसका अगर जो भी लेंथ दिया गया है, ये वाला, ये जो है ये सेक्शन जो है इसको वाइड कहते हैं, ये वाला सेक्शन जो है ये वाइड होगा, ठीक है ना।
और ये जो है ये वाला जो है इसका लेंथ होगा। तो ये जो एंगल है ये देख रहे हैं आप, ये 15 to 90 डिग्री होगा। और अगर ये हमारा 3 mm है तो ये हमारा इंटू 3 कर लेंगे, मतलब ये 9 mm का होगा। लेंथ जो है इसकी 9 mm की होगी और विड्थ जो है इसका वो 3 mm का होगा। जितना भी ये लंबा होगा उसका ये 1/3 जो है इसका विड्थ होगा। ये फिगर में रॉन्ग बताया है, ये जो है ये लेंथ को ही 3 mm बता दिया है, एक्चुअली ये विड्थ 3 mm होगा और ये जो है 9 mm होगा। Extension line, a thin solid line perpendicular to a dimension line indicating which features is associated with the dimension. Visible gap, there should be a visible gap of 1.5 mm between the features corner and the end of the extension line. Leader line, a thin solid line used to indicate the features with which a dimension node or symbol is associated, generally a straight line drawn at an angle that is neither horizontal nor vertical, terminated with an arrow touching the part or detail on the end opposite the arrow. The leader line will have a short horizontal shoulder. Text is extended from this shoulder such that the text height is centered in the shoulder line. अब ये डायमीटर के लिए मैंने आपको बताया था ये वाला साइन होगा, है ना, और रेडियस के लिए ये वाला। A symbol which precedes a numerical value to indicate that the dimension shows the diameter of the circle, और रेडियस के लिए r। ये देखिए फाई इसके लिए यूज हो रहा है ना, और अगर कहीं रेडियस होगी तो उसके लिए r यूज होगा। ये सब अलग अलग ड्राइंग आप देख सकते हैं। बहुत सारे रेफरेंसेस मैंने दे रखे हैं। हाउ टू बिगिन योर ड्राइंग, ड्राइंग जो है बनाएंगे तो कैसे शुरू करना है बनाने के लिए। क्लीन द ड्राइंग बोर्ड एंड ऑल द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट यूजिंग डस्टर, फिक्स द ड्राइंग शीट ऑन द ड्राइंग बोर्ड, fix the mini drafter in convenient position, draw border line using HB pencil, complete the title box using HB pencil, plan spacing of drawing between two problem view beforehand, print the problem number on the left top and then commence the drawing work. Thank you. इस PPT को तैयार करने के लिए मैंने एनडी भट्ट और आपका इरविन ग्राफिक सीरीज की जो है बुक है, इन दोनों को देखा था। ठीक है, थैंक यू। आप ये लेक्चर जो है थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें मैंने आपको जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बेसिक्स है वो पूरी कवर की है। इसके बाद इस लेक्चर वीडियो को देखने के बाद आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं अपने टीचर की मदद से। और मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रॉब्लम्स पे वीडियो जो है लाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग के प्रॉब्लम्स पे ही होगा, जैसे कि प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, और साथ ही साथ हम लोग फर्स्ट एंगल मेथड को भी जानेंगे और समझेंगे। थैंक यू।